बच्चों, मैं आपको वर्ग 9 में जो इतिहास पढ़ना है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। वर्ग 9 में जो इतिहास पढ़ना है उसमें हमें 2 खंड में 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। 2 खंडों में 5 चैप्टर्स यानी 5 अध्याय। एक एक अध्याय को हम आपको पढ़ाएंगे। एक अध्याय में 10 क्लास के आसपास होगा, तो कुल इतिहास में लगभग 50 क्लास होगा और लगभग 50 क्लास नागरिक शास्त्र में होगा। इतिहास और नागरिक शास्त्र मिलाकर लगभग 100 क्लासेस आपको होंगे। तो आइए हम प्रारंभ करें। आज हम पहला दिन है, देखिए लिखा है फर्स्ट डे। आज हम पहला दिन का किस्त आपको दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको समझा कर बताएंगे और इसके बाद एक मानचित्र है, इसे भी समझाएंगे। फिर आपको हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। आपको प्रतिदिन इन प्रश्नों का उत्तर व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर देना चाहिए। तो आइए चलिए, सबसे पहले मैं समझूं इतिहास क्या है। इतिहास, इसको हम इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं, HISTORY, हिस्ट्री, इतिहास। आप जहाँ रहते हैं वहाँ के घर, मकान, तालाब, कपड़े, भोजन आदि की एक सूची बनाइए। जब आप सूची बनाइएगा तो देखिएगा कि जो आज घर है, आज जो मकान है, पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। आज का पक्का का मकान होगा, पहले यह मिट्टी का रहा होगा, उससे पहले और फूस का बना हुआ होगा। आप तालाब को देखिए, पहले बड़े बड़े तालाब रहे होंगे, अब छोटे हो गए होंगे। कपड़े देखिए, आप शर्ट पैंट पहन रहे हैं, आपके पिताजी दूसरे कपड़े पहनते होंगे, दादाजी और धोती कुर्ता पहनते होंगे। भोजन आदि में भी कुछ बदलाव हुआ होगा। घर के लोगों से पूछकर आप ये जान सकते हैं। आप पाएंगे कि जो मकान आपके अभी दिख रहा है यह कुछ साल या महीने पहले बना है। उसके पहले क्या और कैसे था, इसके विषय में घर वालों से भी पता कर सकते हैं। आप जो कपड़े पहने हैं, आपके पापा जी जो कपड़े पहने हैं, आपके दादाजी जो कपड़े पहने हैं, इन सब में कुछ न कुछ अंतर है ना, है। इसी प्रकार भोजन, रहन सहन, सब में कुछ न कुछ बदलाव हुआ है। आपको बदलाव दिखेगा। यही पता करना है कि ये बदलाव कब कब किस किस तरह से हुए हैं, इसी को इतिहास कहते हैं। यानी पहले से आज तक जो समय के साथ बदलाव हुए, इस बदलाव के कारणों को जानना ही इतिहास है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप कक्षा 6 में प्राचीन भारत का इतिहास यानी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक का इतिहास, 7वीं शताब्दी ईस्वी का इतिहास आप पढ़े होंगे। उसमें आप पढ़े होंगे मौर्य, गुप्त, ये सब। फिर 7वीं से 17वीं सदी का इतिहास, जिसमें हम आपको राजपूत राज्य, फिर जो है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, इसको सल्तनत काल कहते हैं। फिर मुगल काल, ये सब आप मध्यकालीन भारत में कक्षा 7 में पढ़े होंगे। फिर कक्षा 8 में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़े होंगे, जिसमें अंग्रेज भारत में कैसे आए, कैसे पूरे भारत पर उन्होंने कब्जा जमाया और फिर भारत के लोगों ने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए कैसे आंदोलन चलाया और किस तरह से 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। इस प्रकार आधुनिक भारत का इतिहास आप क्लास 8 में पढ़े होंगे। अब हम कक्षा 9 में भारत के बाहर, यानी जिस समय कोई घटना भारत में घट रही थी उसी समय दुनिया के दूसरे देशों में क्या हो रहा था, इसे भी जानें। अब कक्षा 9 में भारत के बाहर यानी दुनिया के दूसरे देशों जैसे यूरोप, अमेरिका आदि के देशों में क्या क्या बदलाव हुए, इसे पढ़ेंगे। इसे हम समकालीन विश्व कहते हैं। समकालीन विश्व का मतलब यह हुआ कि जिस साल भारत में कोई घटना घटी उसी साल यूरोप के देश जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी जैसे अमेरिका के देश, अमेरिका, कनाडा आदि देशों में कौन सी घटना घट रही थी,
तो पूरे दुनिया में एक ही साल में जो घटनाएं घट रही है, इसे जानने की विधि को समकालीन विश्व कहते हैं। समकालीन विश्व, समकालीन विश्व, समकालीन विश्व का अर्थ है कि जिस समय में भारत में कोई घटना हुई, उसी समय में विश्व के दूसरे देशों में क्या हुआ। जिस समय भारत में कोई घटना हुई, उसी समय विश्व के दूसरे देशों में क्या हुआ। उदाहरण के लिए, जब भारत में 1757 ईस्वी में अंग्रेज बंगाल में पलासी एक जगह है, पलासी के मैदान में बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे को हरा दिया और हराकर बंगाल पर कब्जा कर लिया। यानी 1757 में अंग्रेज जब भारत पर कब्जा करना शुरू कर रहे थे, उसी समय, ठीक इस समय फ्रांस में, इंग्लैंड में, रूस में, अमेरिका में इत्यादि देशों में क्या कुछ हो रहा था, ये सभी हम समकालीन विश्व के अंदर में पढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें विश्व के इतिहास को समझने से पहले हमें विश्व के मानचित्र को समझना होगा। जब तक विश्व के मानचित्र नहीं समझेंगे, तब तक इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी आदि को हम कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि विश्व का मानचित्र। तो आइए अब हम विश्व के मानचित्र को समझें। विश्व में 7 महादेश हैं। अपना देश है न भारत, जिस तरह से देवघर एक जिला है, ऐसे ही कई जिला मिला करके एक प्रमंडल होते हैं और कई प्रमंडल मिलाकर के हमारा झारखंड राज्य बना है। ऐसे ऐसे 28 राज्य मिलकर के, पहले 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर जो राज्य था और लद्दाख, उसे अब राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया। अब उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अभी कुल 28 राज्य बच गए हैं। तो 28 राज्य मिला के अपना भारत देश है। इसी तरह कई देश मिला करके एशिया महादेश है। इस प्रकार पूरे दुनिया में 7 महादेश हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, 7 महादेश हैं। ध्यान दें, उत्तरी अमेरिका हम इसे 1 नंबर पर रखे हैं, 1 संख्या से दिखाए हैं। दक्षिणी अमेरिका इसे हम 2 संख्या से दिखाए हैं। यूरोप इसे हम 3 संख्या से दिखाए हैं। एशिया इसे हम 4 संख्या से दिखाए हैं। अफ्रीका इसे 5 नंबर पर दिखाए हैं। ऑस्ट्रेलिया छोटा महादेश है, इसे हम 6 नंबर पर दिखाए हैं। और सबसे नीचे देखिए नक्शा में इसे दक्षिण कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव पर है, इसको हम अंटार्कटिका बोलते हैं, ये 7वें नंबर पर रखे हैं। ये 7 महादेश हैं। इसके अलावे ये स्थल मंडल के भाग हुए और पृथ्वी बाकी जल से ढकी हुई है, इसको हम जल मंडल कहते हैं। तो पूरे जल मंडल को, जलमग्न भाग को 4 बड़े बड़े भागों में बांटते हैं, जिसको महासागर बोलते हैं। ये 4 हैं। पहला ए संख्या से हम दिखाए हैं, देखिए उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में, इसे हम प्रशांत महासागर कहते हैं। फिर है दूसरा, देखिए यूरोप और अफ्रीका के पश्चिम में तथा उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के पूरब में अटलांटिक महासागर है। इसको हम बी नंबर पर दिखाए हैं, बी लिख करके दिखाए हैं, इसको अटलांटिक महासागर कहते हैं। अब हम देखते हैं एशिया से दक्षिण में तथा अफ्रीका से पूरब में और ऑस्ट्रेलिया से पश्चिम और उत्तर में। यह जो महासागर है इसका नाम हिंद महासागर है। देखिए यहीं पर भारत है। भारत के दक्षिण में कौन महासागर हुआ? हिंद महासागर हुआ। तो इसे हम सी से दिखाए हैं, हिंद महासागर। और चौथा ऊपर में देखिए डी, यह यहाँ उत्तरी ध्रुव है। ध्रुव होने के कारण धूप यहाँ कम लगता है, तिरछी धूपें लगने के कारण यहाँ सालों भर भीषण ठंड रहती है, यहाँ बर्फ जमे हुए रहते हैं, इसलिए यह निर्जन प्रदेश होता, आदमी यहाँ नहीं रहता, यहाँ पेंगुइन नाम की पक्षी केवल रहती है। इसे हम आर्कटिक महासागर कहते हैं। आर्कटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक महासागर है और दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका महादेश है। तो इस प्रकार आप पूरे विश्व के मानचित्र को समझें। अब हम पढ़ाएंगे
यूरोप में, यूरोप का जो नक्शा आप देख लिए, इसी यूरोप में फ्रांस एक देश है। अब हम जो पहला चैप्टर पढ़ाएंगे वह है फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति को समझने के लिए हमको फ्रांस को समझना पड़ेगा। तो वर्ग 9 के इतिहास में अब हमें क्या क्या पढ़ना है एक बार फिर से विचार कर लें। वर्ग 9 के इतिहास में हमें 2 खंडों में 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। खंड 1 में, जिसका नाम है घटनाएं और प्रक्रियाएं, पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। पहला चैप्टर क्या है? फ्रांसीसी क्रांति। यह क्रांति फ्रांस देश में हुई थी, 1789 में हुई थी। फ्रांस देश में होने के कारण इसका नाम फ्रांसीसी क्रांति है। फिर हम केवल फ्रांस ही नहीं, यूरोप के अन्य देश, जर्मनी, इटली आदि देशों में फिर वहाँ के समाज, इसको हम एक साथ यूरोप में समाजवाद पढ़ेंगे। वहाँ जो समाजवाद एक विचारधारा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। यूरोप में समाजवाद कैसे आगे बढ़ी, कैसे आई, इसको बताएंगे। फिर हम रूस में चलेंगे, और रूस, जब ये समाजवाद का विकास हुआ तो रूस के देश में भी क्रांति हुई, और रूस में जो क्रांति हुई उसका भी बड़ा बदलाव हुआ। तो बात दूसरे चैप्टर में 2 चीज़ पढ़ाएंगे, यूरोप में समाजवाद तथा रूस, दूसरा रूसी क्रांति। पहला चैप्टर में हम पढ़ाएंगे फ्रांसीसी क्रांति, दूसरे चैप्टर में यूरोप में समाजवाद तथा रूसी क्रांति। तीसरे चैप्टर में हम आपको नात्सीवाद, इसको हम नाजीवाद भी बोलते हैं, नात्सीवाद और हिटलर का उदय। यह एक प्रकार का तानाशाही शासन था। ये कैसे था, क्यों ये सामने में आया, इन तमाम चीज़ों को हम पढ़ाएंगे। ये घटना जर्मनी में हुई, तो हमको फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, जर्मनी, कम से कम इन देशों का मानचित्र खूब बढ़िया से समझ में आना चाहिए और याद भी रहना चाहिए। दूसरी बात, केवल घटनाओं का नाम इतिहास नहीं है। घटनाएं घटती है, लेकिन समाज में लोग रहते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनका भोजन कैसे जुटता है, इसको हम जीविका कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, इसको भी अध्ययन करेंगे। इसके अलावा केवल नगरों में और शहरों में रहने वाले लोग ही नहीं हैं, प्राचीन काल से आज तक भी वन में रहने वाले भी लोग हैं। सोच करके देखिए, जहाँ वन में उनके लिए न कोई दुकान है, न सड़कें हैं, न आधुनिक टेलीविज़न, हॉस्पिटल, कोई सुविधा मिल रही है, फिर भी वहाँ के लोग कैसे हैं। तो वन प्राणी, वन समाज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद अब उपनिवेशवाद भी हम पढ़ेंगे। खंड 2 में जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज के अंदर में चौथा चैप्टर पढ़ेंगे वन समाज एवं उपनिवेशवाद। वन समाज, भारत में भी कुछ लोग शहरों में थे और बहुतायात लोग, अधिकांश लोग पहले भी गांव में रहते थे, और बहुत सारे लोग जंगलों में रहते थे, वन प्राणी, जिसे हम आदिवासी भी कहते हैं। तो ये आदिवासी समाज के विषय में पढ़ेंगे। उपनिवेशवाद पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ अंग्रेज आए तो ये जंगलों में लकड़ियों के लोभ से, जंगलों में बहुत सारी सस्ती सस्ती चीज़ें इन्हें मिल रही थी, उनके लोभ में कैसे गए और कैसे जंगलों में रहने वाले समाज को ये परेशान करने लगे, इसके बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे। फिर हम यह भी देखेंगे कि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनका अपना घर द्वार एक जगह नहीं है। वे 10, 20, 50, 100 पशु रखते हैं और उसको चराने के लिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाते रहते हैं। हम इन्हें चरवाहा कहते हैं। तो पुराने ज़माने नहीं, आधुनिक विश्व में, अभी के समय में कहाँ कितने चरवाहे हैं, वे, उनका जीवन यापन कैसे है, इन तमाम चीज़ों को पढ़ाएंगे। इस प्रकार हम वर्ग 9 में 2 खंडों में पढ़ाएंगे। पहला खंड घटनाएं प्रक्रियाएं, दूसरा खंड जीविका, अर्थव्यवस्था, समाज। पहले खंड में फ्रांसीसी क्रांति, दूसरे में यूरोप में समाजवाद तथा रूसी क्रांति, तीसरे में नात्सीवाद और हिटलर का उदय, चौथे में वन समाज एवं उपनिवेशवाद, और पांचवें में आधुनिक विश्व की चरवाहें। इन 5 चैप्टर का नाम बच्चों सभी याद कर लें, इसे नोट रखें, एकदम गेट बाई हार्ट, इसको कंठ पर रखें, जीभ पर रखें। 5 चैप्टर का नाम, यही 5 चैप्टर इतिहास में हमको वर्ग 9 में पढ़ना है। 5 चैप्टर
फ्रांसीसी क्रांति। अगर बढ़िया से आपको न याद हो नाम तो एक उपाय हम बताते हैं। फ्रांसीसी क्रांति है ना, तो फ्रांसीसी का पहला शब्द फ है, यूरोप में समाजवाद का पहला शब्द यू है, यह है, और नाजीवाद का पहला शब्द ना है। तो हम इसको फायना याद कर लेंगे तो तीनों चैप्टर याद हो गया है ना। और वन्य समाज का पहला चैप्टर वह है, और आधुनिक विश्व की चरवाहे का पहला शब्द च है। तो फायना बच, यह एक शब्द याद कर लिए, फायना बच, पांचों हमको याद हो गया। फा से फ्रांसीसी क्रांति, य से यूरोप में समाजवाद, ना से नाजीवाद, व से वन समाज उपनिवेशवाद, च से चरवाहे, फायना वच। इस प्रकार आपको याद भी हो गया होगा, आप इसे याद कर लें। अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, आपको इसका उत्तर लिख करके हमको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना होगा। इतिहास क्या है? अभी मैंने आपको बतलाया था ना कि इतिहास क्या है। जो आपके चारों ओर बदलाव हो रहे हैं, तो बदलाव कब हुए, कैसे हुए, उन बदलाव के क्या कारण हुए, इन्हीं को जानना तो इतिहास कहलाता है। बस यही उत्तर में लिख देना है, इतिहास क्या है। दूसरा, समकालीन विश्व से क्या समझते हैं? अभी हम चर्चा किए थे ना कि जिस समय में भारत में कोई घटना घट रही, उसी समय में दुनिया के दूसरे देश जैसे जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, रूस में, उन देशों में क्या हो रहा था। तो एक ही समय में विश्व के दूसरे कोने में क्या क्या घटना घट रही थी, इसी को हम समकालीन विश्व कहते हैं। समझ गए? इसी को उत्तर लिख देना है। तीसरा, संसार का मानचित्र बनाकर महादेशों और महासागरों को दिखाएं। अब चूंकि हम आपको विश्व इतिहास पढ़ाएंगे, फ्रांस का इतिहास पढ़ाएंगे, रूस का इतिहास पढ़ाएंगे, अमेरिका का इतिहास पढ़ाएंगे, तो आपको इन देश को जानना जरूरी है। ये देश कहाँ हैं? तो संसार का मानचित्र देखिए, मैंने आपको संसार का ये मानचित्र बना दिया है। इसमें आपको महादेशों को संख्या 1, 2, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, 3 यूरोप, 4 एशिया, 5 अफ्रीका, 6 ऑस्ट्रेलिया, 7 अंटार्कटिका, ऐसे करके बना दिए। और महासागरों को हम प्रशांत महासागर ए, अटलांटिक महासागर बी, हिंद महासागर सी और आर्कटिक महासागर डी करके हम बना दिए हैं। तो ये 7 महादेश और 4 महासागर नक्शा में हम बना दिए हैं। इसे आप अपने पेंसिल से बनाएंगे। हो सके आपके पास अगर स्केच पेन रहे तो अलग अलग रंगों से रंग करके इसे आकर्षक बनाने की भी कोशिश अवश्य करेंगे। तीनों प्रश्न का अपने शब्दों में उत्तर लिखने की कोशिश करें, अभ्यास करें। धन्यवाद। फिर मैं कल आपको फ्रांसीसी क्रांति के विषय में विस्तार से बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।